गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री में अभी तक हमने डिस्कस किया कि कैसे प्री हिस्टोरिक से प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेके प्रेजेंट टाइम तक, और वो भी वर्ल्ड से इंडिया में कैसे कारखानों का जो है या कॉलोनाइजेशन में के टाइम पे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट होने लगा था। फिर इंडिया में कैसे फैक्ट्रीज ओपन हुई, कैसे आई, मैनचेस्टर इंडिया आया, और फिर इंडिया में इंडियन जो हम जिन्हें प्रेजेंट टाइम नवरत्न कंपनी के नाम से या औद्योगिक घरानों के नाम से जानते हैं, उनमें जैसे रतन टाटा, जीडी बिरला, तो ये जो कुछ नाम हैं, इनके जो ग्रैंडफादर यहाँ पर कैसे चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपिंग से इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गए, इंडस्ट्रीज ओपन की, मिल ओपन की इन लोगों ने। जगदीश जीजी जो भोए थे, तो उन्होंने कैसे कंपनी ओपन की। फिर स्टार्टिंग में अर्ली इंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं हम, इसमें हम द्वारकानाथ टैगोर जी को देखते हैं कि उन्होंने कैसे कंपनियां ओपन की। फिर आफ्टर सम टाइम जब वो क्राइसिस आया, बिजनेस क्राइसिस के कारण इनकी जो फैक्ट्रीज थी वो नष्ट हो गई थी। फिर इसके बाद जे.एन. टाटा, आर.डी. टाटा की हम बात करते हैं, सर आर.के. टाटा, इन लोगों ने मिलके 1912 में आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी। फिर इसी के साथ अब इन कंपनियों में श्रमिक कहाँ से आए, वर्कर्स जो थे, लेबर्स थे, वो कहाँ से आए, और कैसे जो बुनकर्स थे, वीवर्स हुआ करते थे, उनका वहाँ से बाहर जाने लगे। तो श्रमिक सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से आते थे। जैसे हमने बात की थी, मुंबई में अगर कारखाना खोला गया है तो वहाँ के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से, कानपुर में खोला गया है तो उसके ग्रामीण क्षेत्र से यानी रूरल एरिया से अर्बन में ओपन हुआ है। इसी तरह से मद्रास में तो उसके सराउंडिंग से, कोलकाता उसके सराउंडिंग से आने लगे, सूरत उसके सराउंडिंग से, यूनाइटेड प्रोविंस से भी यानी उत्तर प्रदेश से उस टाइम का यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत से भी लोग सूरत, मुंबई, कोलकाता, यानी कोलकाता में उस टाइम का बंगाल, वहां जाते थे लोग जूट की मिलों में काम करने के लिए, यूनाइटेड प्रोविंस से। ठीक, तो इस तरह से मैंने देखा कि जो भी अभी तक चला। अब क्या है, अब यहां पर डिस्कस करेंगे कि जो औद्योगिक विकास की जो कुछ विशिष्टताएं हैं वो कौन सी थी उस टाइम के। तो आई होप अभी तक का लेक्चर आपको जितना भी समझाया गया वो समझ में आ गया होगा। अब हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, कौन सी वो विशिष्टताएं थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो वहां पर हेल्प कर रही थी उसके उद्योग में। ठीक, तो ये आप पीछे हमारे देख पा रहे हैं जो चैम्बर बना हुआ है, द फर्स्ट ऑफिस ऑफ द मद्रास चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, है ना। ये कॉमर्स का फर्स्ट जो है मद्रास में चैम्बर खोला गया था, कार्यालय, जो कि 19वीं सेंचुरी के लास्ट में बना था। यहाँ पर क्या होता था, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारी बैठक करते थे, व्यापारी जो थे लोग बैठक करते थे और व्यापार को जो नियमित करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन करते थे और सामूहिक चिंता जो मुद्दे होते थे उनको
उठाया जाता था, डिसाइड ऑन अ इशू ऑफ द कलेक्टिव कंसर्न। तो यहाँ पर ये मद्रास का है, यानी प्रेजेंट टाइम अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम चेन्नई। ठीक, नाउ अभी क्या हुआ था कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, जो यूरोप की जो प्रबंधन एजेंसी हुआ करती थी, विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को वो डोमिनेट या उस पर प्रभुत्व जमाते थे, वर इंटरेस्टेड इन अ सर्टेन काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। वो लोग कुछ विशेष प्रकार के उत्पादों में रुचि रखते थे, यूरोपियन। ठीक है, जैसे इस्टेब्लिश्ड द टी कॉफी प्लांटेशन, acquiring land at a cheap rate from a colonial government, colonial government से कम कीमत पर इस भूमि को एक्वायर करते थे, उस पर टी का प्रोडक्शन और प्लांटेशन। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ओपीएम, यानी अफीम की खेती करवाते थे और वो चाइना को भेजते थे। फिर पंजाब, हरियाणा, शमाप उत्तर प्रदेश, इस रीजन में इन लोगों क्या किया था, और गुजरात जैसे रीजन में, महाराष्ट्र जैसे रीजन में इन लोगों ने कॉटन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, है ना। एंड दे इन्वेस्टेड इन अ माइनिंग में इंडिगो, नील बिहार में, चंपारण में नील की खेती, और जूट कहाँ, बंगाल में। याद रखिएगा रीजन, जूट बंगाल में होता था, कॉटन जो था गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब वाले रीजन में, इंडिगो बिहार रीजन में, माइनिंग मिडिल सेंट्रल इंडिया में, इस तरह से। और टी और कॉफी प्लांटेशन आसाम और कर्नाटक वाले रीजन में, कर्नाटक और तमिलनाडु रीजन में। वर प्रोडक्ट्स acquired in primarily for export trades and not for a sale in India। ये लोग क्या करते थे, लेके बाहर को सेल कर देते, एक्सपोर्ट कर देते थे, इंडिया के सेल के लिए नहीं हुआ करती थी। व्हेन इंडियन बिजनेसमैन बिगिन सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, जब बिजनेसमैन ने इंडस्ट्री सेटअप की इन द लेट 19th सेंचुरी में, दे अवॉइडेड द कॉम्पेटिंग विद मैनचेस्टर गुड्स इन इंडियन मार्केट। इन लोगों ने भारत में मैनचेस्टर के सामान के साथ प्रतिस्पर्धा करने से परहेज कर दिया था। 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, अ सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड अ पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो कुछ चेंजेस हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, औद्योगिकरण में, वो यहाँ के स्वरूप को बदल रहे थे, परिवर्तित कर रहे थे, एज अ स्वदेशी मूवमेंट जैसे चल रहे थे। पता है ना, 20वीं शताब्दी में 1915 से स्टार्ट होके फिर एंड ऑफ द इंडिपेंडेंट तक कंटिन्यू गांधी जी के साथ मिलके स्वदेशी मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जैसी चीजें चलती रहीं। गैदर्ड मोमेंटम्स एंड नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपल्स बाइकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ। जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, जो नेशनलिस्ट हुआ करते थे, राष्ट्रवादी हुआ करते थे, उन्होंने बाइकॉट करने की फॉरेन क्लॉथ की बात की और स्वदेशी मूवमेंट चले। इस वजह से कंपनियों को, इंडियन जो उद्योग थे, उनको इस्टेब्लिशमेंट की जगह मिल गई। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट एंड परस्यूइंग द गवर्नमेंट टू द इंक्रीज द टैरिफ प्रोटेक्शंस, ग्रांट concessions from 1906। Moreover, the export of Indian yarn to China declined since the produce from Chinese and Japanese mills flooded at Chinese market। यहाँ पर 1906 से हम अगर बात करें तो चीन को भारतीय धागे के निर्यात में गिरावट आई, क्योंकि चीनी और जापानी मिलों के उत्पादन के लिए चीनी बाजार में एक बाढ़ सी आ गई थी, है ना। तो आपने देखा कि कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब अगर बात आ रही है कि जो इंडियन जो 20th सेंचुरी में कौन सा वो पैटर्न थे, पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन,
उसमें कौन से जो कारक थे, रीजन्स थे जो इंडियन जो है इंडस्ट्रीज या इंडियन बिजनेसमैन को सेटल होने में हेल्प कर रहे थे? तो बाइकॉट था फॉरेन क्लॉथ का, स्वदेशी मूवमेंट्स चल रहे थे, है ना। इस तरह के जो मूवमेंट्स हुआ करते थे उन लोगों ने हेल्प की थी। सो अगर हम नेक्स्ट उसमें बात करें तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम अ yarn टू क्लॉथ प्रोडक्शंस। अब वो धागे से लेके कपड़े की तरफ शिफ्ट हो रहे थे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 19 एंड 1912। 19वीं और 19 से 1912 के बीच भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था, डबल्ड हो गया था। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो डाउन हुआ। द वॉर क्रिएटेड अ ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशंस। वॉर के कारण काफी नई सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही थी। विद द ब्रिटिश मील बिजी विद वॉर प्रोडक्शंस टू मीट नीड ऑफ द आर्मी। क्योंकि जितने भी ब्रिटिश मिल्स थे उसको वो उनके जो वर्कर्स हुआ करते थे, उनके जो अदर लोग हुआ करते थे, वो फोकस कर रहे थे वॉर पर टोटली, है ना। उनका जो प्रोडक्शन भी था वॉर पर्पस के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। मैनचेस्टर इंपोर्ट इनटू इंडिया डिक्लाइंड। अब मैनचेस्टर से जो इंडिया आने वाला प्रोडक्ट से या इंडिया से मैनचेस्टर जाने वाले प्रोडक्ट से उनमें डिक्लाइन देखने को मिला। सडनली इंडियन मिल्स हैड वॉस्ट होम मार्केट टू सप्लाई। अब इंडियन मार्केट जो है क्योंकि डिमांड बढ़ी चुकी थी उसी के अकॉर्डिंग अब मैनचेस्टर से कोई सामान मैन्युफैक्चर्ड आ नहीं रहा था, तो इस वजह से इंडियन मार्केट जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनका सामान मार्केट में जाने लगा। एंड वॉर प्रोलॉन्ग्ड इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अप द टू सप्लाई वॉर नीड। अब क्या हुआ, इधर दूसरी तरफ भारत में मैनचेस्टर के आयात में जो है गिरावट आई थी, लेकिन अचानक मिलों के पास आपूर्ति के लिए विशाल घरेलू बाजार उपलब्ध थे। लेकिन साथ में युद्ध लंबा खिंच गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसके चलते भारतीय जो कारखानों को युद्ध की जरूरतों की आपूर्ति के लिए बुलाया गया। जो भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे उनको बुलाया गया कि युद्ध की जो जरूरती चीजें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। जैसे जूट के बैग हो गए, सेना की वर्दी के लिए कपड़ा हो गया, तंबू और चमड़े के जूते हो गए, घोड़े और खच्चर की में जो वो काठी बांधी जाती है जिसे रकाब वो कहते हैं, वो कई सामान इस तरह से थे जिनको प्रोड्यूस करने की बात की जाने लगी थी। और इसी के साथ नए कारखाने स्थापित किए गए, पुरानों को गलत बता दिया गया, युक्त संगत बनाया गया, मतलब उनको अपने अकॉर्डिंग उत्पादन के लिए बढ़ाया गया कि आप वॉर के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोड्यूस कीजिए। तो इस तरह से एंड न्यू फैक्ट्रीज वर सेट अप एंड ओल्ड जो रेशनलाइज्ड इन 1930-22 न्यू फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं प्रेजेंट टाइम में। और ओल्ड का जो है उसकी हम अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में औद्योगिकरण का युग जो है 98 जो है कारखाने कई पालियों में चले, ठीक है, उस टाइम का और आज टाइम में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो एज है उसमें 98 वंस रन मल्टीपल शिफ्ट। तो उस टाइम 98 जो कारखाने हुआ करते थे वो मल्टीपल शिफ्ट में रन करने लगे। आफ्टर वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर द इट्स ओल्ड पोजीशन इन इंडियन मार्केट। जो अब क्या हुआ, 98 कारखाने मल्टीपल शिफ्ट में चल रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे वॉर के सामान, ठीक है, बैग्स, क्लॉथ्स एंड टेंट एंड जो है लेदर बूट्स, इन लोगों को बनाने लगे थी, कंपनियां स्टार्ट कर दी थी। लेकिन अब वॉर खत्म होने के बाद भी
क्या हुआ, मैनचेस्टर की इतनी हिम्मत नहीं, मतलब इतना वो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सी चीज़ें बदल चुकी थी। इंडियन मार्केट में इंडियन जो कंपनीज थी उन्होंने अपना पैर पसार दिया था, जिसे हम कहें मार्केट को कैप्चर कर लिया था। इस वजह से मैनचेस्टर को रिकैप्चर करने में प्रॉब्लम फेस हुई, वो पोजीशन नहीं मिली जो पहले हुआ करती थी कि इंडियन मार्केट में सिर्फ जो मैन्युफैक्चर्ड जो क्लॉथ्स हैं या अदर प्रोडक्ट्स हैं वो मैनचेस्टर के ही बिकेंगे। ठीक है, अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कंप्लीट विद अस जर्मनी, यूएस, जर्मनी, जापान एंड इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्लम्बर्ड आफ्टर द वॉर के कारण वो क्लम्बर्ड हो गई, यानी उसकी जो आर्थिक हालत थी वो अब उस तरह से नहीं रही, चरमरा गई थी। अब अमेरिका, जर्मनी और जापान से कंपटीशन करने की कंडीशन में नहीं रही। ठीक है, तो द कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। अब कॉटन का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, कपास का जो उत्पादन हुआ करता था वो भी खत्म हो गया, और ब्रिटेन से सूती कपड़ों का निर्यात जो है टोटली लगभग या ड्रामेटिकली या नाटकीय रूप से नहीं, एकदम से वो चेंज हो गया, एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। अब क्या हो रहा था इधर, तब तक इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट। अब क्या था, स्मॉल स्केल कुछ इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा था। तो इंडियन मार्केट में ये कैप्चर करने लगी थी। तो इस तरह से छोटे उद्योग आने लगे थे, और जो कि अपना एक स्थान, यहाँ पर आप पहले मैप देखिए, मैप आप देख पा रहे हैं, तो आप ये जितना बड़ा देख रहे हैं वहाँ उतना हाईवे प्रोडक्शन होता था। बंगाल हो गया पहले, अब देखिए पूरा बंगाल की बात कर रहे हैं, बॉम्बे यानी मुंबई, मद्रास, है ना, फिर सेंट्रल प्रोविंस, संयुक्त जो मध्य प्रांत की बात करते हैं, बिहार में अलग प्रोडक्शन हो रहा था। अब आप सोच रहे हो बिहार यहाँ पर, क्योंकि उस टाइम झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ ये सब यहाँ एक ही में होता था। यूनाइटेड प्रोविंस की बात की जाती है, यानी संयुक्त प्रांत, यानी उत्तर प्रदेश, प्रेजेंट टाइम यूपी की बात की जाती है। अब सेंट्रल प्रोविंस में मध्य प्रदेश, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश रीजन आता है, और पंजाब। यहाँ पर प्रोडक्शन का जो है अपना एक स्केल हुआ करता था। ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया 1931 के आधार पर मैप है। लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड ओनली अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% in 1911 were located in a बंगाल इन बॉम्बे। अगर हम बात करें 1911 में, तो 67% मुंबई, यहाँ पर आप सिर्फ दो जगह आपको देखने को ज़्यादा मिलता था, एक तो बंगाल में आपको और दूसरा बॉम्बे में। बट अभी क्या हो रहा था, शिफ्ट हो चुका था मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बिहार जैसे रीजन में। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेटेड only a small productions of the total industrial labors work in a registered factories 5% in 19 अगर हम बात करें एंड 10% इन 1931, 5% 1911 में और 10% जो है 1931 में सिर्फ रजिस्टर्ड लेबर जो था वो वहाँ पर वर्क करता था। बाकी जो भी था वो स्मॉल प्रोडक्शन में लुप्त, मतलब लगा हुआ था। कुल जो औद्योगिक श्रम था उसका एक बहुत बड़ा जो श्रम केवल छोटा सा था जो पंजीकृत कारखानों में लगा था, बाकी सब छोटे उद्योगों में काम करने में बिजी था या वहां पर लगा हुआ था। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शंस एक्चुअली एक्सपेंडेड इन अ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी में अगर हम बात करें तो हस्तशिल्प उत्पादन का वास्तव में विस्तार हुआ, और वाइल चीप मशीन्स मेड थ्रेड वाइप्ड आउट ऑफ द स्निपिंग इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी,
वीवर्स सर्वाइव्ड डिस्पाइट प्रॉब्लम्स इन अ 20th century. हैंड लूम क्लॉथ प्रोडक्शंस एक्सपैंडेड steadily, almost traveling between 19 and 1940. जब 19वीं सदी में सस्ते मशीन निर्मित जो धागे जो आने लगे, थ्रेड्स आने लगे, कताई उद्योगों को नष्ट कर दिया था। बुनकर समस्याओं के बावजूद जीवित थे। वो लोग कारखानों में काम करने लगे थे, अदर जगहों पे काम करने लगे थे। वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। 20वीं सदी में 20th सेंचुरी में हथकरघा कपड़ा उत्पादन स्टार्ट हुआ, लगातार विस्तार हुआ, जो कि 1900 से 1940 के बीच लगभग थर्ड हो गया था, यानी तेगुना ट्रिपलिंग हो चुकी थी उसकी, यानी ट्रिपल प्रोडक्शन होने लगा था। तो इस तरह से कंपनी में स्मॉल स्केल जो है आपको इंडस्ट्री देखने को मिलती हैं कि कैसे बढ़ने लगी। पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस एंड यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और मद्रास, और दो बड़े रीजन थे, बॉम्बे उस टाइम का और बंगाल, याद रखिएगा। फिर उसी के साथ आप यहाँ पर बुनकरों का कुछ सामान देख पा रहे हैं, और उसी में औद्योगिकरण की बात की जा रही है। ये जो हाथ से बुनी हुई आपको इमेज दिख रही है, कपड़े से बहुत ही उससे डिजाइन की मीलों द्वारा आसानी से नकल नहीं की जा सकती थी। ये सिर्फ हाथों से बनाया जाता था, इसीलिए हस्तशिल्प या हैंडक्राफ्ट की जो नीड बढ़ गई थी। इस तरह से इतनी जल्दी मशीनें इसको कॉपी नहीं कर सकती थी। ठीक है, this was partly because of the technological changes. Handicraft people adopt new technology if that help them improve the productions without excessively punishing up cost. And so by the second decades of the 20th century, we find weavers using looms with the fly shuttle. यहाँ आंशिक रूप से अगर हम बात डिस्कस कर रहे हैं तो तकनीकी परिवर्तन के कारण ये सब होने को जो आप देख पा रहे हैं, जो बदलाव आ रहे थे। जो हैंडीक्राफ्ट्स जो हुआ करते थे, हाँ शिल्प हुआ करने वाले लोग नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, और अगर इनसे उन्हें लागत में अत्यधिक वृद्धि किए बिना उत्पादन में सुधार करने में मदद मिलती थी, तो 20वीं सदी के दूसरे दशक में, सेकेंड ऑफ द डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी तक, हमने क्या किया है, यहाँ पर बुनकरों को फ्लाई शटल के साथ करघे का उपयोग करते हुए पाते हैं। इससे प्रति श्रमिक उत्पादकता बढ़ी। जब हम फ्लाई शटल जो मशीन थी उसका जब प्रोडक्शन हुआ तो उससे चेंजेस क्या है। अब फ्लाई शटल यहाँ पर देखिए, फ्लाई शटल क्या है। फ्लाई शटल इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस। यह एक बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यांत्रिक उपकरण है, जिसमें हम क्या करते हैं, रस्सियों और पुलियों के माध्यम से चलाया जाता था। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल धागों, जिन्हें बाना कहा जाता था, को वर्टिकल धागों, जिन्हें ताना कहा जाता था, में रखकर फ्लाइंग शटल के आविष्कार ने बुनकरों के लिए बड़े करघे चलाना और कपड़े के चौड़े टुकड़े बुनना जो है संभव कर दिया था। फ्लाइंग शटल से लोगों का जो प्रोडक्शन का लेवल था वो बढ़ गया था। दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर्स। इससे फ्लाई शटल से हर एक व्यक्ति की जो कैपेसिटी थी प्रोडक्टिविटी की बढ़ गई थी। स्पीड अप हो रहा था प्रोडक्शन ज़्यादा, और रिड्यूस हो रहा था लेबर डिमांड, क्योंकि अब एक जो पर्सन ज़्यादा वर्क करने में सक्षम था। 1941 में एज पर 35% ऑफ द हैंडलूम्स इन इंडिया में 35% जो हैंडलूम था वर फिटेड विद द फ्लाई शटल के साथ फिट हो रहा था। इन द रीजन लाइक जो है त्रावणकोर,
त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोची, बंगाल, अ प्रपोर्शन वॉज 70 to 80%। अब सुनो, त्रावणकोर उस टाइम का, अभी का प्रेजेंट टाइम का त्रावणकोर क्या है? त्रावणकोर को हम केरल के नाम से, केरल के नाम से जानते हैं। नाम याद रखिएगा, अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। केरला, त्रावणकोर। मद्रास को हमने बताया था, मद्रास को क्या था? चेन्नई रीजन, ठीक है, सेंटर। मैसूर जो हुआ करता था वो कर्नाटक का पार्ट, कर्नाटक रीजन हुआ करता था, बेंगलोर के पास है, ठीक है। कोची जो है वो त्रावणकोर के पास ही हुआ करता था, कोची, जिसे अब कोची के नाम से अभी भी जानते हैं। कोचीन पहले का है और कोची अभी के नाम से जानते हैं, स्पेलिंग चेंज है, अब के से है। बंगाल जो था उस टाइम का बंगाल हुआ करता था, अभी ये डिवाइड हुआ तो वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम है। यहां पर 70 to 80% जो प्रोडक्शन होता था जो अदर रीजन से यहां पर हो रहा था। देयर वॉज several other small innovations help जो है वीवर्स improving their productivity and complete with the meal sector। अदर चीजें भी हो रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हो रहे थे। इससे क्या था, वहां के जो बुनकर्स हुआ करते थे उनको कंटिन्यूसली हेल्प मिल रही थी। वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड द प्रोडक्शंस थ्रू द 20th century डिड नॉट नेसेसरी प्रोसेसर्स, ठीक है। क्या हुआ, 80% तक इस क्षेत्रों में प्रोडक्शन हो रहा था, नए इनोवेशंस हो रहे थे, जिससे वहाँ के जो बुनकर्स हुआ करते थे उनमें सुधार यानी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, ठीक है। मील क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल रही थी। लेकिन 20वीं बुनकर और अन्य शिल्पकार जिन्होंने 20वीं शताब्दी तक का उत्पादन विस्तार जारी रखा और आवश्यक रूप से समृद्ध नहीं हुए। बुनकर्स जो थे उन पर बर्डन बढ़ रहा था, मार्केट में और भी चीजें अवेलेबल थी। वे कठिन जीवन जीते थे, बुनकर्स में को उनकी इतना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, दैट मीन्स उनके लिविंग स्टैंडर्ड में वो नहीं हो रहा था, ठीक है। और लंबे समय तक काम करते थे, अक्सर पूरे घर को, जिसमें सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते थे। उत्पादन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में काम करना पड़ता था, लेकिन वे फैक्ट्रियों के युग के अतीत के अवशेष नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुका था, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। लेकिन अब क्या था, यहाँ पर उनके जो स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड था वो नहीं हो रहा था, है ना। लोग एक साथ काफी काम कर रहे थे, घर वाले मिलके सब काम कर रहे थे, ये वहाँ का इम्पैक्ट था। अभी क्या था, अब चेंज हो रहा था मार्केट, ठीक। आपने देखा कि जो यहाँ पर कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो प्रीडोमिनेट कर रही थी, उनका इम्पैक्ट क्या हो रहा था, फ्लाइंग शटल जैसी चीज़ें आ चुकी थी, इन्वेंशन हो रहे थे, उससे उनको हेल्प मिल रही थी थोड़ी। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली इमेज, इस इमेज को सिर्फ हैंडीक्राफ्ट लोग ही बना सकते थे, मशीनों में पॉसिबल नहीं था। अब क्या था, मार्केट फॉर गुड्स। अब गुड जो मार्केट में सामान ले जाने और लाने की बात हो रही थी, ठीक है। अब उन चीज़ों को वहाँ तक ले जाना, लाना और उनकी सप्लाई के लिए चीज़ें थीं। और आप यहाँ पर जो एक इमेज देख पा रहे हैं वो इमेज साइड में इधर, जिसमें श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति लगी हुई है, ये ग्राइप वाटर का कैलेंडर है। MB धुरंधर जी ने ग्राइप पावर वाटर, है ना, इसका ये है। तो इसमें बच्चों की जो चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अब समझो क्यों। जो ये इमेज है
ठीक है, ग्राइप वाटर कैलेंडर, इसमें बेबी कृष्णा की मूर्ति क्यों लगी हुई थी? क्योंकि ये प्रोडक्ट था जो बच्चों के लिए, और इंडिया में इंडियन साइकोलॉजी से अब खेला जा रहा था कि अगर भारत में कृष्णा को ज़्यादा सर्वोपरि माना जाता है, अगर उसमें श्री कृष्ण की वो लगी होगी, इमेज लगी होगी बेबी श्री कृष्ण की, तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे, अपने बच्चों को उसी के अनुरूप बनाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स पढ़ते हैं और फिर साथ में आपको बताते हैं। वी हैव सीन हाउ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर अटेम्प्ट टू टेक ओवर अ इंडियन मार्केट। कैसे ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के जो साइकोलॉजी थी पर्सन्स की वो समझ गए थे। उन्होंने एट अ टाइम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप की जो है पॉलिसीज मेकिंग की, पॉलिसी इंडियंस के साथ उनके जो बिलीफ सिस्टम था उसके साथ खिलवाड़ करते थे। तो उसी का फायदा उठा के अब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी उसी का उपयोग कर रहे थे। हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, सन इंडस्ट्रियलिस्ट resist the colonial control and demand of the tariff productions, create their own space and try to extend the market for their product। हमने देखा है कि कैसे ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर थे भारतीय बाजारों पर कब्जा करने का प्रयास किया, और कैसे भारतीय जो बुनकर्स हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, व्यापारी उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध कर रहे किए और टैरिफ संरक्षण की मांग की। अपने स्वयं के स्थान बनाए और उनकी उपज के लिए बाजार का विस्तार करने का प्रयास किया, और नए उपभोक्ताओं ने न्यू वे इन विच ऑफ द न्यू कंज्यूमर्स, न्यू उपभोक्ताओं द्वारा क्रिएट अ थ्रू द एडवर्टीजमेंट। अब नए उपभोक्ताओं में एडवर्टीजमेंट की सहारे हेल्प से, देखो आप इस तरह से उनमें अपना स्पेस बनाने लगे। एज यू नो, एडवर्टीजमेंट मेक प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी, दे ट्राई टू शेप माइंड ऑफ द पीपल्स एंड क्रिएट न्यू नीड। अब आप देखते हो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाए जाएंगे जिससे आपकी साइकोलॉजी चेंज हो, आप उसको लेने के लिए उतावले हो जाओ, उसको ऐसे ग्राफिक्स के द्वारा ऐसे आपको आपके जो जिनको आप चाहते हो कि ये उनकी फोटो लगा के आपको पेश किया जाता है वो प्रोडक्ट। क्या वो लोग पर्सन यूज करते हैं? नहीं ना, लेकिन आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, नए उपभोक्ता बनाने का एक तरीका विज्ञापन के माध्यम से हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, विज्ञापन उत्पादों को जो वांछनीय और आवश्यक बनाते हैं और वे लोगों के दिमाग को आकार देने और नई जरूरतें पैदा करने की कोशिश करते हैं। वे अखबारों, पत्रिकाओं, साथ में होर्डिंग्स और सड़क की दीवारों, टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं आप लोग प्रेजेंट टाइम में भी। लेकिन अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि औद्योगिक युग की शुरुआत से ही प्रेजेंट टाइम में जो विज्ञापन चल रहे हैं, तो ऐसे पहले से ही विज्ञापनों ने उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने और नए उपभोक्ता संस्कृति को आकार देने में भूमिका निभाई है। जब हम मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर आप देखो, मैगजीन न्यूज़पेपर है ना, फिर when Manchester industries began the selling the cloth in India, they put labels on a cloth bundle, and label was needed to make the place of manufacture and name of the company familiar to buyer। कपड़ों पर अपने लेबल लगते हैं, जैसे अपने अगर डेयरी प्रोडक्ट में अमूल, मदर डेयरी, नमस्ते इंडिया। इसी तरह से आप अगर क्लॉथ में आएंगे तो मैनी ऑफ द कंपनी है, आप
दूसरे प्रोडक्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको आपके रीजन के अकॉर्डिंग कौन सी डिमांडेबल है उसका लेबल उस पर लगे होते हैं। सब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे उस पर उनके लेबल देखेंगे। और इस तरह से भारत में बेचना शुरू हो गया। जैसे हमने जो यहाँ पर आपको ग्रेपाइन वाटर बच्चों को स्वस्थ रखता है, ये जो हम आपको लेबल दिखा रहे हैं, तो इस तरह से लोग अपना लेबल बना के मार्केट में अपने कैप्चर करने के लिए, लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलने के लिए करने लगे थे। अब लेबल का काम था सिंस 1914 ऐसे करके ऑप्शन भी डालने लगे थे कि हम इतने सालों से वर्क कर रहे हैं, हम इतने सालों से वर्क कर रहे हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इसमें बात करते हैं, हम इसमें हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग अपनी क्वालिटी रहती है। द बायर वॉज मेड इन द मैनचेस्टर, रिटन इन अ bold on our labels. They were expected feel confident by the cloth. अब क्या हो रहा था, जब लेबल लगा होता था तो इससे पता चलता है कि ये एक कंपनी का है, तो उस कंपनी का की जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, तो इससे बायर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वो परचेज कर लेते थे वो सामान। जैसे मेड इन मैनचेस्टर, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन इंडिया। और मेड इन चाइना हुआ, अरे ये तो थोड़ा डाउटफुल है ना। तो इस तरह से आप लोग आज भी अपने बनाते हो अपने बिलीफ सिस्टम, है ना। तो इस तरह से लोग बनाने लगे थे। लोग देवी देवताओं के साथ राजाओं के की भी लेबल लगाने लगे थे। ये महाराजा रंजीत सिंह हैं जो मैनचेस्टर के एक प्रोडक्ट पे लेबल का काम करते थे। हिस्टोरिक फिगर यूज टू क्रिएट द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जब महाराजा रंजीत सिंह की अगर इमेज लगी होगी आपके उस पे जो भी प्रोडक्ट पे, तो सिस्टम है, वहाँ के जो प्रजा है, वहाँ के जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो तो परचेज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो राजा पे बिलीव करते हैं। राजा की फोटो है तब तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। ये बिलीफ सिस्टम चल रहा था। अगर आपकी देवी जिनको आप मानते हैं उनकी फोटो है तो अच्छा होगा। माता की फोटो पहले बचपन में आपने देखा होगा कि आती थी और लोग उसको काट के वॉल पे पेस्ट कर लेते थे। कैलेंडर आते थे, उस पे फोटो लगी होती थी और साथ में कैलेंडर था, साथ में उनका एडवर्टीजमेंट भी होता था, वो आप अपने घरों पर टांगते थे। ठीक है, जो आज भी किया जा रहा है। बट लेबल्स नॉट ओनली अ कैरी वर्ड एंड टेक्स्ट, they carried images were very often beautiful and illustrated, and if they look at these old labels we have some idea of mind manufacturers and their calculations and they way appealed to the pupils। अब उस पर खाली टेक्स्ट ही नहीं होता था और वर्ड ही नहीं लिखे होते थे कि ये माल अच्छा है, ये ऐसा है, वैसा है। ठीक है, यूज टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है दिस फिगर आर यूज टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर अ प्रोडक्ट। तो महाराजा रंजीत सिंह की साथ में फोटो भी लगी है, साथ में बेबी कृष्णा की फोटो जैसे अभी पहले दिखाया है। ये मैनचेस्टर लेबल्स पे वहाँ की इमेज लगी हुई है। कार्तिकेय, लक्ष्मी माता की, जैसे कौन कौन सी लगती थी, देवियों की लगाई जाती थी, कार्तिका, लक्ष्मी, सरस्वती माता की देखा होगा आपने, क्लोथ्स पे और हर एक प्रोडक्ट पे लगाई जाती थी। तो ये बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करते थे और इससे क्या था, मार्केट में वो प्रोडक्ट की जो विश्वसनीयता थी वो बढ़ जाती थी, तो इससे लोग उसको परचेज करने में हेल्प होती थी। इमेजेस ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं की इमेज रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दोज लेबल्स, उन पे लगाए जाते थे लेबल्स पे। ठीक है, इट वॉज if the association with the gods gave the divine approvals to goods appeal or sold। अब डिवाइन मान लिया जाता था, डिवाइन ऑफ द गॉड्स, जो वो उनका जो सिस्टम था, तो इस वजह से लोग उसको परचेज करते थे। अगर आप ये प्रोडक्ट लोगे तो अच्छी, अगर आप ये धूप बत्ती लोगे, इस पर सरस्वती माता की फोटो है और ये है धूप बत्ती, तो इससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगी। इस टाइप की जो बिलीफ सिस्टम था वो डेवलप हो रहा था। इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा सरस्वती वॉज आल्सो इंटेंड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरेन एंड लैंड अपीयर व्हाट सिमिलर टू द इंडियन पीपल्स, है ना।
और वो किस तरह से और ज़्यादा उनको अपनी तरफ कर सकते थे और उस प्रोडक्ट के साथ फैमिलियर बना जा सकता था, उस टाइप के लेबल्स का यूज किया जा रहा था। लेट 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू द पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट। अब लेट 19वीं शताब्दी में लोगों ने क्या किया, कैलेंडर छपवाने लगे और जो आपके घरों में लगाए जाते थे, ठीक है, क्योंकि अब क्या था, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा था, तो अपना एडवर्टीजमेंट करना था ना, उनको प्रचार प्रसार करना था। लाइक इमेज ऑफ गॉड फिगर इंपॉर्टेंट पर्सन, जो जो पर्सनेजेस ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स, adorned advertisement calendars were very often seen to say, if you respect the royal figures they respect this product। अब उस पर ले लिख दिया जाता है, अगर आप इस रॉयल प्रोडक्ट जो फिगर को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप प्रोडक्ट पे भी बिलीव कीजिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आप राजा रंजीत सिंह पे, राजा सरस्वती माता पे आप अगर करते हैं तो आप विश्वास करते हैं, तो आप प्रोडक्ट पे विश्वास कर सकते हैं। इस तरह का बिलीफ सिस्टम डेवलप किया जा रहा था इंडियन मार्केट में। तो ये चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही थी वहाँ पर, तो इस चीज़ को आप देखने को मिलेगा। इसी के साथ नया बिलीफ सिस्टम स्टार्ट हो गया कंटिन्यूसली, आपने अभी यहाँ तक देखा। फिर ये देखिए यहाँ पर सनलाइट सॉप है, साबुन है, उस पर कार्तिकेय माता, वो लक्ष्मी और सरस्वती माता की फोटो लगी हुई है। यहाँ पर इंडियन लेवल्स गॉडेज इन द प्रोडक्ट ऑफ द अहमदाबाद मील, ये अहमदाबाद मील में एक प्रोडक्ट था जिसमें माता जी की फोटो लगी हुई है ना। तो ये उन्हीं के अपने लिखा हुआ है, उन्हीं के उसमें, ठीक है। विष्णु ब्रिंग द सनलाइट फेमस अक्रॉस द शीक्स। अब ये शॉप जो है आप देख पा रहे हैं, विष्णु भगवान को की फोटो लगी है, सरस्वती माता की फोटो लगी है। वी इंडियंस मैन्युफैक्चर द एडवर्टीजमेंट नेशनलिस्ट मैसेजेस वॉज क्लियर एंड लाउड, एंड इफ यू आर केयर द नेशंस they buy the product, and Indian product reviews advertisement become the जो wheels of the nationalist message of the स्वदेशी। इससे ये भी पता चलता था कि ये सब स्वदेशी प्रोडक्ट हैं और इन स्वदेशी प्रोडक्टों को आप यूज कीजिए, आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से विज्ञापन में राष्ट्रवादिता भी संदेश जाता था, और वो लोग बिना परवाह के, राष्ट्र की परवाह करते हो तो आप इन प्रोडक्ट उत्पादों को खरीदिए जिससे भारतीय उत्पादित करते थे। विज्ञापन स्वदेशी राष्ट्रवादी का संदेश भी बनते थे और उन्हीं के आधार पर इनको बेचा जाता था। तो गॉडेस की, देवी देवताओं की फोटो, राजा महाराजाओं की फोटो, नवाब की फोटो, इनकी फोटो लगाई जाती थी। अब ऐसा ट्रेंड आ गया था। प्रेजेंट टाइम क्या है, अब आप देख रहे होंगे, अब राजा महाराजा और साथ में एमडीएच में देखा कैसे वो प्रोडक्ट तब से अभी तक उसी तरह चल रहा है फोटो। लेकिन अभी क्या है, इन बिलीफ सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है। अब आपके जो फेवरेट एक्टर्स होते हैं, जो फेवरेट पर्सनालिटी होती है, उनके द्वारा उनकी फोटो लगती हैं, हीरोइंस की और हीरोज की, ठीक है, फोटो लगाई जाती हैं, क्योंकि माना जाता है कि वो लोग ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये ट्रेंड चेंज होता रहता है, जैसा ट्रेंड, जैसा बिलीफ सिस्टम होगा वहाँ के लोगों का, उस तरह की प्रोडक्ट पर वो लेबल्स लगाए जाएंगे, उस तरह से कोटेशंस लिखी जाएंगी, है ना। तो इधर सनलाइट वाला आपने देखा ही था कि विष्णु भगवान सूर्य का प्रकाश लाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आप साबुन की बात की गई। दूसरी है इधर देवी को अहमदाबाद मील में उत्पादित कपड़े की पेशकश करते हुए, देखो यहाँ पर दोनों हाथों में कपड़ा दिखाया गया है, पेशकश करते हुए लोगों से भारत में बनी चीज़ों का उपयोग करने के लिए कहते हुए दिखाई दे रही हैं। तो लेकिन क्या देवी जी आके आपसे कहेंगी? नहीं ना। तो लेकिन यहाँ का बिलीफ सिस्टम जैसा था उस हिसाब से लोग काम कर रहे थे। फाइनली अगर हम अब डिस्कस करें कि ये सब हमने डिस्कस कर लिया, कैसे इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ था उत्पादन, जो छोटे बुनकर्स हुआ करते थे प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है,
लेके इतिहास काल से नहीं, मतलब औद्योगिक काल से, ठीक है, आज तक की हमने बात की, प्रेजेंट टाइम में इंडिया तक, ठीक है। अब हम स्पष्ट रूप से यहाँ पर उद्योगों के युग का अर्थ, प्रमुख जो तकनीकी परिवर्तन, कारखानों का विकास, नौ नए जो औद्योगिक थे उनका निर्माण, औद्योगिक श्रम पर बल दिया गया। हालांकि जैसा कि आपने देखा कि हाथ जो प्रौद्योगिकी और छोटे पैमाने का पर उत्पादन औद्योगिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था, ठीक है। तो इस तरह से हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शंस स्टार्ट हो गए थे, रिमेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो हैंड टेक्नोलॉजी, बुनकर बुनकर्स हुआ करते थे, हैंडीक्राफ्ट शिल्पकार हुआ करते थे, इस तरह से लोग चेंज होते रहे और पूरे इंडिया में जो इंडियन मार्केट में इंडियन फैक्ट्रीज या इंडियन कंपनी जो है स्टेब्लिश हो चुकी थी, और उसमें स्वदेशी मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, है ना, तो बाइकआउट किया गया फॉरेन प्रोडक्ट्स का, ये इन सब ने बहुत हेल्प की थी, वर्ल्ड वार ने बहुत से हेल्प की थी। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर था वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और इसके बारे में अपने दो फ्रेंड को रिकमेंड कीजिए और उनको शेयर कीजिए कि यहाँ पर A to Z विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।